नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर से हम उपसेय संयोजन यौगिक वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व वाले चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ा दिया है। यदि आप पिछले लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब के होम पेज पर प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा चाहे ये वीडियो ले या कोई भी वीडियो ले, हर एक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पर आपको चैप्टर नंबर 1 से 10 तक सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस भी चैप्टर को आप शुरू से एंड तक देखना चाहते हैं, उस चैप्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आप पूरे चैप्टर को शुरू से एंड तक कंटिन्यू देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उपसेय संयोजन यौगिक। डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट में जब हमने डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ सामान्य गुण पढ़े थे तो हमने वहां पढ़ा था कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक या उपसेय संयोजन यौगिक बनाते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये उपसेय संयोजन यौगिक क्या होते हैं। वह यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से उपसेय संयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो उपसेय संयोजन यौगिक कहलाते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, एक केंद्रीय धातु है, एक है लिगेंड। लिगेंड सामान्यतः ऋणायन, धनायन या उदासीन अणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो ये तो मैंने बात की कि उपसेय संयोजन यौगिक किससे कहते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी आउटलाइन में आपको बता रहा हूं। इस चैप्टर में हम शुरू में पढ़ेंगे उपसेय संयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, उसके बाद डबल सॉल्ट और उपसेय संयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उपसेय संयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सीकरणांक, उपसेय संयोजन संख्या, समन्वय बहुफलक, लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड का अलग से नामकरण पढ़ेंगे। कुल मिलाकर हम उपसेय संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम उपसेय संयोजन यौगिकों में समावयवता, फिर उपसेय संयोजन यौगिकों की सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद हम धातु कार्बोनिल और एंड में उपसेय संयोजन यौगिकों के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ये क्या होते हैं। तो वह यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से उपसेय संयोजन बंध द्वारा जुड़ा हो, उनको हम क्या बोलेंगे, उपसेय संयोजन या संकुल यौगिक कहलाते हैं। उपसेय संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहें या संकुल यौगिक कहें, एक ही चीज है, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब यहां पर ये वर्ड आया है उपसेय संयोजक बंध। वह बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु या परमाणु के
समूह द्वारा दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं उपसह संयोजक बंध। इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम डोनर दाता, और जो लेता है उसको हम एक्सेप्टर ग्राही कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उपसह संयोजक यौगिक या समतुल्य यौगिक में कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि ये क्या चीज है, दोनों सेम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हैं, दोनों एक ही चीज है। अब हम ये तो हमने सामान्य बात की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसह संयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत। वर्णन ही पहला वैज्ञानिक था जिसने उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में सबसे पहला अपना सिद्धांत दिया, जो आज तक यूजफुल है। तो इसमें मैं हेडिंग लगा देता हूं, उप सह संयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत। देखो, एक उपसह संयोजन यौगिक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है धातु परमाणु, एक होता है लिगेंड। वर्णन सिद्धांत के अनुसार उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। नंबर एक प्राथमिक संयोजकता, नंबर दो द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है और ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, यानी इसको बैलेंस करने के लिए ऋणायन जोड़े जाते हैं। प्राथमिक संयोजकता धातु का ऑक्सीकरण अंक होती है, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है, ये ऋणायनों या उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता धातु की उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। फिर प्राथमिक संयोजकता को हम डॉट लाइन से, द्वितीयक संयोजकता को स्पष्ट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। एक संकुल यौगिक में द्वितीयक संयोजकता से जुड़े आयन द्वितीय स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जैसे चतुष्फलक की संरचना में हो सकते हैं, अष्टफलक की हो सकते हैं, वर्ग पिरामिडीय हो सकते हैं। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कौन सा सिद्धांत, वर्णन सिद्धांत। उपसह संयोजन, अब यहाँ पर आपको कई जगह इसको उपसह संयोजन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उपसह संयोजन यौगिक में सेंटर एटम जो है, केंद्रीय धातु परमाणु, दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी, नंबर एक प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, नंबर दो सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीय संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आयनिक होती है। तो आपको भी साथ में नोट करते जाना है, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, जो ऋणायनों से
संतुष्ट होती है। धातु का ऑक्सीकरण अंग की प्राथमिक संयोजकता होती है। नंबर पर द्वितीय संयोजकता कैसे होती है? अनायन। द्वितीय संयोजकता अनायनिक होती है जो ऋणायनों या उदासीन अणुओं द्वारा सेटिस्फाइड होती है। और ये किसके बराबर होती है? उपसेट संयोजन संख्या के बराबर होती है। ये है धातु की उपसेट संयोजन संख्या। बराबर होती है होती है। नंबर 4, प्राथमिक संयोजकता को देश में when द्वितीय सेकेंडरी वैलेंसी फुल लाइन ऐसे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लास्ट पॉइंट इसका ये है कि नंबर 5, धातु से द्वितीय संयोजकता द्वारा जुड़े आयन प्रयोग में या द्वीप स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। अविशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहने का मतलब है कि ये आपस में चतुष्फलक की संरचना में भी जुड़े हो सकते हैं, ये आपस में अष्टफलक की संरचना में भी जुड़े हो सकते हैं, ये आपस में वर्ग पिरामिडीय संरचना में भी जुड़े हो सकते हैं। इसको उपसेट संयोजन यौगिकों की शब्दावली में समन्वय बहुफलक कहा जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं CO NH36 Cl3। इसमें कौन क्या है? ये तो सबसे शुरू का है, ये है
केंद्रीय धातु। ये जो जुड़े हुए हैं, जो बड़े ब्रैकेट में है, जो जुड़े हुए हैं केंद्रीय धातु के साथ, जो बड़े ब्रैकेट में, उसको बोलते हैं लिगेंड। और ये क्या होता है? तृतीयक संयोजकता। ये जो बाहर जुड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता धातु के ऑक्सीकरण के बराबर होती है। और हम देख रहे हैं प्राथमिक संयोजकता में 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता कितनी हो जाएगी? +3, क्योंकि अंदर जो जुड़ा है वो क्या है? उदासीन अणु है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस संतुल यौगिक में, धातु की प्राथमिक संयोजकता की बात करें, धातु की प्राथमिक संयोजकता होगी 3+3 और द्वितीयक वैलेंसी जो है, जो किसके बराबर है? उपसहज संयोजन संख्या के बराबर है। ये लिखा है, ये धातु की उपसहज संयोजन संख्या होती है। एक धातु से जुड़े लिगेंड द्वारा दिए गए कुल एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या उपसहज संयोजन संख्या होती है। यहाँ एमीन एक लिगेंड है, जो एक एमीन है वो एक लॉन पेयर देता है। तो 6 एमीन है तो कितने लॉन पेयर देंगे? 6। इसका मतलब इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है? 6। फिर हम ये कह रहे हैं धातु से द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े आयन द्वितीय स्थान में विशिष्ट रूप से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एमीन है ये कोबाल्ट से जुड़े होंगे अष्टमूलक की संरचना, कुछ ऐसे। ये पहला में, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े जो आयन हैं ये द्वितीयक विशिष्ट रूप से जुड़े होते हैं। और जब हम इनको मिलाएंगे तो संरचना बनेगी जिसका नाम है अष्टफलक। तो हम देख रहे हैं कि जो भी सेकेंडरी वैलेंसी से आयन जुड़े होंगे वो द्वितीयक स्थान में विशिष्ट रूप से जुड़े होते हैं, जिसको समन्वय बहुफलक भी कहते हैं। ये हमने बात की वर्णनथोरी की। इसके बाद हम बात करेंगे एक कार्बनिक यौगिकों के प्रकार की। तो मैं यहां लिख देता हूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कार्बनिक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं: साधारण लवण, डबल सॉल्ट, द्विग लवण और उपसहज संयोजन यौगिक। तो ये है 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 सिंपल सॉल्ट, साधारण लवण। वे लवण जो अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं साधारण लवण कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा? ये है अम्ल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। द्वारा बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl, जैसे KCl, जैसे CaCl। ये क्या है? साधारण लवण। बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं। एक कार्बनिक यौगिकों में
लवण का सेकंड टाइप है वो है द्विक लवण। द्विक लवण जब दो साधारण प्रकार के भिन्न लवण आपस में संयोग करते हैं तो द्विक लवण का निर्माण होता है। अर्थात वह लवण जो दो साधारण लवणों के संयोग से बनते हैं उनको हम बोलते हैं द्विक लवण। तो यह है दो भिन्न, दोनों अलग होने चाहिए, साधारण लवणों के संयोग से बनते हैं। द्विक लवणों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जलीय विलयन में ये आयनों में वियोजित हो जाते हैं। यह है ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। तथा जलीय विलयन में यदि इनको हम वाटर में डिसॉल्व करें उस कंडीशन में आयनों में वियोजित हो जाते हैं। द्विक लवण जो है इनमें ऋणायन समान होता है जबकि धनायन अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्नेल, इसके अलावा मोर लवण, कार्नेल होता है KCl MgCl2 6 मॉलिक्यूल वाटर। मोर लवण में फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट 6 जल लवण। एक होता है पिटकरी पोटासियम, इसको हम पिटकरी भी बोलते हैं। ये होता है पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24 वाटर मॉलिक्यूल। तो यदि हम इन तीनों द्विक लवणों को देखें तो देखो दोनों में ऋणायन, इसमें क्लोराइड क्लोराइड समान है, इसमें सल्फेट सल्फेट समान है, इसमें सल्फेट सल्फेट समान है। तो डबल सॉल्ट में ऋणायन समान होते हैं जबकि धनायन अलग अलग होते हैं। कार्बोनाइड कब बनता है? जब पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो दो साधारण लवण हैं जब संयोग करते हैं। मोर लवण फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट जैसे दो साधारण लवणों के संयोग से बनता है। पिटकरी पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट के संयोग से बनता है। तो जब दो साधारण लवण आपस में संयोग करते हैं तो यह बनता है द्विक लवण। इसमें कार्बनिक यौगिकों का जो थर्ड पार्ट है जो अपना टॉपिक है उप से संयोजन यौगिक। वह यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से उपसेच संयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो क्या कहलाते हैं? उपसेच संयोजन यौगिक। डेफिनेशन हमने लिखी है तो मैं वापस लिख देता हूं। वह यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से उपसेच संयोजक बंध द्वारा जुड़ा
उसको हम क्या बोलते हैं, उपसय संयोजक यौगिक। इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया, तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, उपसय संयोजक यौगिक कहलाते हैं। एक उपसय संयोजक यौगिक में साधारण धनायन और संकुल ऋणायन हो सकता है। सेकंड, साधारण ऋणायन संकुल धनायन हो सकता है। थर्ड, संकुल धनायन संकुल ऋणायन हो सकता है। यदि धनायन और ऋणायन में दोनों में से एक संकुल अवश्य होता है, तो एक संकुल यौगिक में क्या क्या हो सकता है, उसकी बात करते हैं। इसमें हो सकता है साधारण धनायन सिंपल केटायन में संकुल ऋणायन, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। दूसरा हो सकता है साधारण धनायन की जगह पर ऋणायन है संकुल धनायन। थर्ड, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, यानी संकुल ही धनायन हो वे संकुल ही ऋणायन। इसका एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसमें अगर हम देखें तो ये पोटेशियम है जो धनायन है, ये साधारण है। बाकी जो Fe6 है ये ऋणायन है, और ये क्या है, संकुल है, कॉम्प्लेक्स है। साधारण ऋणायन और संकुल धनायन, उसके लिए अपने पास ये बाहर Cl3 है, क्लोराइड है, साधारण ऋणायन है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, धनायन है। संकुल धनायन में संकुल ऋणायन है, इसका एग्जाम हम ले लेते हैं CO NH3 Cr CN6। इसमें ये संकुल है, ये भी संकुल है, ये संकुल धनायन है, ये संकुल ऋणायन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें NH3 उदासीन है, तो कोबाल्ट तो धनायन ही है, तो ये धनायन हो गया। Cn ऋणायनिक लिगेंड है, तो ये कौन सा हो गया, संकुल ऋणायन। तो एक संकुल यौगिक में ये तीन पॉसिबिलिटी होती है। अब संकुल यौगिक जो होते हैं ये है ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। ये एक संकुल आयन व साधारण आयन का ही परीक्षण देते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये एक पोटेशियम आयन का परीक्षण देगा और पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का परीक्षण देता है। ये एक परीक्षण देगा क्लोराइड का, एक पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का देगा, जब ये दोनों पूरे के पूरे संकुल का परीक्षण देते हैं। यदि हम बात करें साधारण लवणों की या द्विक लवणों की, यदि हम कार्बोनेट को पानी में घोलेंगे तो ये पोटेशियम का परीक्षण देगा, क्लोराइड का देगा, मैग्नीशियम का देगा, क्लोराइड का देगा, सबका परीक्षण देगा। लेकिन यदि हम उपसय संयोजक यौगिक को पानी में घोलेंगे तो ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देंगे, साधारण आयन और संकुल आयन का ही परीक्षण देंगे। हम चाहते हैं कि ये फेरस का भी परीक्षण दे, साइनाइड का भी दे, ये संभव नहीं है। तो ये हमने बात की तीन प्रकार के लवणों की। अब हम ले रहे हैं द्विक लवण और संकुल यौगिक में डिफरेंस। द्विक लवण और यहां हम ले रहे हैं संकुल यौगिक। जब दो साधारण लवण सममोलर अनुपात में मिलते हैं तो द्विक लवण का निर्माण होता है। इसका मतलब द्विक लवण दो साधारण लवणों के सममोलर अनुपात में मिलने से बनते हैं, जबकि संकुल यौगिकों में दो साधारण लवणों को सममोलर अनुपात में मिलाने पर ये बन भी सकते हैं, नहीं भी, कोई गारंटी नहीं। तो पहला, दो साधारण लवणों के दोनों की मोलरिटी इक्वल होनी चाहिए, सममोलर अनुपात में
मिलने पर बनते हैं। ये दो साधारण दोनों के सममूलक अनुपात में संयोग से बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है या नहीं। जब दो साधारण लवणों को एक अनुपात में सममूलक अनुपात में मिलाएंगे तो संकुल यौगिक बन भी सकते हैं और बनना जरूरी नहीं है। दूसरा, द्विक लवण जो है केवल ठोस अवस्था में स्थायी होता है, लेकिन ये है विलयन में ठोस दोनों अवस्थाओं में स्थायी होता है। यदि द्विक लवण को हम विलयन में घोलेंगे, जैसे जल में घोलेंगे, तो ये पूरे के पूरे आयनों में टूट जाएंगे, जबकि संकुल यौगिक पूरे के पूरे आयनों में नहीं टूटेंगे, ये विलयन अवस्था में भी स्थायी होंगे। नंबर थर्ड और लास्ट इनमें डिफरेंस है, द्विक लवण जो है ये सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये सिंपल आयन व संकुल आयन का परीक्षण देते हैं। मैंने बताया है, जैसे ही अपने द्विक लवण के एग्जाम्पल खूब सारे हैं। कार्बन लाइट को पानी में घोलेंगे तो ये पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोराइड का परीक्षण देगा सभी का। लेकिन यदि हम साधारण की जगह यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को घोलेंगे, जैसे इसकी बात करें, तो ये एक को परीक्षण देगा क्लोराइड आयन का और एक परीक्षण देगा पूरे के पूरे संकुल धन आयन का। ऐसा नहीं ये कोबाल्ट का भी परीक्षण दे, NH3 का भी परीक्षण दे, ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, केवल एक साधारण आयन और संकुल आयन का परीक्षण भी देते हैं। तो अपने इस लेक्चर में जो अपना इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, इसमें हमने कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सामान्य परिचय, वर्णन थ्योरी और द्विक लवण में संकुल यौगिकों के बारे में, अंतर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम उप सह संयोजन यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने इस चैप्टर में बार बार काम आएंगे, जिसमें हम इसको क्लियर करेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, लिगेंड क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि जो वीडियोस मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए वीडियो डालते ही उपलब्ध हो जाए। अब देखो, रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पर जाकर केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। या आप सर्च नहीं करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा, नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा और वहां से आप नोट्स को PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आने की संभावना है, वो भी आपको समय समय पर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।